नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस V3 में आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 ए बी सी डी ई और एफ हमने पढ़ लिया था। हमें पढ़ना था नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 कैपिटल ए। हमें ये चीज पढ़ना था। आर्टिकल 39 कैपिटल ए। आर्टिकल 39 ये ए कैपिटल ए ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। मतलब राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय एकदम सुनिश्चित होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता। ये भले ही अलग की बात है कि व्यवहारिक रूप में आपको निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता आपको निःशुल्क नहीं मिलता। आप जाएंगे अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको जो पुलिस वाले हैं वो अदर कहीं और ले आके सेट करेंगे पैसे के लिए, और जो दरोगा जी हैं वो कहीं और ले आके सेट करेंगे। फिलहाल ये सब चीजें नहीं है, लेकिन है भी ऐसा। ठीक है, तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 1987 ईस्वी में इसी के लिए नालसा का गठन किया गया था। नालसा इसी के लिए नालसा का गठन किया गया था। ठीक है, 1987 ईस्वी में नालसा एक ऐसा संगठन है जिसमें इसका प्रमुख सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को मतलब न्याय ऑन द होम, मतलब सीधे आपके द्वार पर न्याय की व्यवस्था पर आधारित है ये। ठीक है ना। तो आर्टिकल 39 कैपिटल ये कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय की बात करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पढ़ते हैं। आर्टिकल 40 पढ़ते हैं। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। मतलब ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। गांधी जी का कहना था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शक्ति का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति का विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है ना। इसमें ये बताता है गांधी जी के द्वारा शासन की जो मूल इकाई है वो गांव होना चाहिए। शासन की जो मूल इकाई है वो क्या होना चाहिए? गांव होना चाहिए। शासन की जो मूल इकाई है वो गांव होना चाहिए। इसे हम कहते हैं बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप की बात करते हैं। ये बॉटम टू टॉप की बात करता है। बॉटम टू टॉप मतलब सबसे पहले गांव होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, उसके बाद खंड होना चाहिए, उसके बाद जिला होना चाहिए, उसके बाद राज्य होना चाहिए, उसके बाद केंद्र होना चाहिए। ये बॉटम टू टॉप की बात करता है। बॉटम टू टॉप की बात करता है। यह आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो है नीति निर्देशक तत्वों में किसके संस्तुति के आधार पर दिया गया था? के संथानन के प्रस्ताव पर। के संथानन के प्रस्ताव पर दिया गया था। ये मतलब जो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, यह के संथानन के प्रस्ताव पर नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था ये। ठीक है ना। इसके बाद ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 40।
इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? काम का अधिकार होना चाहिए। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार। काम के अधिकार में आपने मनरेगा नाम सुना होगा, जिसको गारंटी बना दिया गया है। साल में 100 दिन काम क्या किया गया है? गारंटी दिया गया है कि साल में आपको 100 दिन का काम दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को 14 वर्ष के नीचे तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। इसके लिए ब्लैक बोर्ड, मिशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया जा रहा है, मिशन ब्लैक बोर्ड और कई सारे मिशन। लोक सहायता, प्रत्येक व्यक्ति को लोक सहायता मतलब कोई व्यक्ति अगर वृद्ध हो चुका है तो उसको क्या वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए और कई तरह की जो व्यवस्थाएं वो चल रही हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 41 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 41 ये कहता है नीति निषेध तत्वों में, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ये कहता है, आर्टिकल 42 ये कहता है काम का काम का न्यायपूर्व व मानवोचित दशा। काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए और मानवोचित दशा होना चाहिए। उसके बाद प्रसूति सुविधा की बात करता है तथा प्रसूति सुविधा के प्रावधान की बात करता है, प्रावधान की बात करता है। मतलब न्याय, काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए और मानवोचित दशा उसके मन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे जबरदस्ती या किसी अन्य तरह से काम करवाया जाए। इसको समझ लीजिए कि क्या कह रहा है ये। काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए और मानवोचित दशा होना चाहिए काम का, ठीक है। इसके बाद प्रसूति सुविधा, मतलब जो भी औरत है, अगर कोई औरत है वो काम कर रही है या कहीं सर्विस में है औरत, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। बताते हैं किस तरह से है ये, ठीक है। प्रसूति सुविधा जो है, प्रसूति सुविधा आप पढ़े होंगे जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ा होगा आपने मातृत्व अवकाश अधिनियम। मातृत्व अवकाश अधिनियम आपने पढ़ा होगा, जिसमें यह कहा गया है किसी भी प्रेग्नेंट मतलब किसी भी गर्भवती महिला के लिए, किसी भी गर्भवती महिला के लिए अगर वो किसी भी सर्विस में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान 26 सप्ताह का उसको अवकाश मिलेगा। 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा उसको। पहली बात, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 26 सप्ताह का क्या मिलेगा? अवकाश मिलेगा। 26 सप्ताह में इसमें 8 सप्ताह का अवकाश जो है प्रसव पूर्व भी मिलेगा। प्रसव पूर्व मतलब उस महिला के डिलीवरी के पहले भी 8 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी उसे, ठीक है ना। टोटल उसे 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ये 26 सप्ताह का जो अवकाश है, कितने बच्चों तक रहेगा? केवल 2 बच्चों तक रहेगा। अगर आपके मान लीजिए 2 बच्चे हो रहे हैं, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे तक 26 सप्ताह का आपको अवकाश मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा अगर बच्चा, 2 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं, तीसरा बच्चा होता है
तो उसके लिए 12 सप्ताह का अवकाश कर दिया जाएगा, उसके लिए 12 सप्ताह का अवकाश कर दिया जाएगा। यदि आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, किसी बच्चे को गोद लेने की स्थिति में आपको 12 सप्ताह का सीसीएल मिलेगा, चाइल्ड केयर लीव मिलेगा, मतलब छुट्टी मिलेगा, 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ठीक है, इसमें गोद लेते हैं अगर किसी बच्चे को आप, तो आपको 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इसके बाद भी आपको अगर उस योग्य हैं तो आपको घर से काम करने का, घर से भी आप काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कैपेबल नहीं, अगर घर से काम करने योग्य हैं तो 26 सप्ताह के बाद भी आप अपने घर से काम कर सकती है वह महिला। ठीक है, इसके बाद जो ऐसे संगठन, ऐसे संस्थान जहां 50 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, 50 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, वहां क्रेंच का व्यवस्था होना चाहिए। क्रेंच का व्यवस्था मतलब जहां पे 50 लोगों से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे क्रेंच व्यवस्था, वहां पे दाई रखी जाएंगी, दाई। ठीक है, वहां पे महिला जो है अपने बच्चे को एक दिन में 4 बार देख सकती है, 4 बार। कोई महिला काम कर रही है तो अपने बच्चे को एक दिन में 4 बार देख सकती है जाकर के। ठीक है ना, ये हो गया प्रसूति सुविधा से संबंधित प्रावधान। ठीक है, हाँ ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में ये लागू है। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 ये कहता है कि राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह मजदूरी दिया जाएगा, जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी दिया जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवसर उसे प्रदान किया जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद कुटीर, राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। आर्टिकल 43 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा जीवन निर्वाह मजदूरी, एक ऐसी मजदूरी दी जाएगी, एक ऐसी मजदूरी तय की जाएगी जिससे उसके जीवन क्या हो, उसका जीवन निर्वाह हो सके, मतलब उसके जो दैनिक खर्चे हैं वो चल सके। ठीक है, उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उसको दिया जाएगा। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको सामाजिक, मतलब उसका मान लीजिए शादी ब्याह उसके घर पड़ गया तो उसके लिए छुट्टी का प्रावधान उसको किया जाएगा। सांस्कृतिक अवसर, कोई त्योहार वगैरह है तो उसमें भी उसको छुट्टी का प्रावधान किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आर्टिकल नीति निषेध तत्व के किस आर्टिकल में राज्य द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है ना, इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 43 ए और बी, आर्टिकल 43 ए और बी। आर्टिकल 43 ए और बी, देखिए 43 ए जो है 42वें संविधान संशोधन में, 43 ए जो है 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा लाया गया था। आर्टिकल 43 ए जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। इसके द्वारा ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। मतलब ये है कोई इंडस्ट्रीज है मान लीजिए, उसमें जो लेबर है, काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या किया जाए, उसमें उनको शेयर दे दिया जाए या उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दिया जाए, जिससे उनका काम में क्या लगेगा, मन लगेगा, ईमानदारी पूर्वक वो काम करेंगे। ये चीज कहता है। जबकि वही ये
43 बी जो है, 43 बी जो है कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया 2011 में, 2011 में 43 बी 97 किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में लाया गया, जिसमें यह कहा गया राज्य द्वारा सरकारी समितियों को बढ़ावा, सरकारी समितियों को बढ़ावा। मतलब ये कह रहा है आर्टिकल 43 बी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 2011 में लाया गया। आर्टिकल 43 बी में है क्या? राज्य द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात की गई। सहकारी समितियां मतलब जैसे आपको अमूल दूध का नाम आपने सुना होगा, यह क्या है? सहकारी समिति। मतलब इसमें सरकार की थोड़ी सी भूमिका की वजह से एक निजी व्यक्ति क्या किया गया? इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। मतलब सरकार, आप अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सरकार आपका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 43, ये हो गया आपका 43। अब इसके बाद पढ़ते हैं 44, नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 पढ़ते हैं। आर्टिकल 44 ये कहता है, एक मिनट, आर्टिकल 44 ये कहता है, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता की, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात करता है। यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, अन्यथा भारत के किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है एक ऐसा संहिता, एक ऐसा कानून जो भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जात, हर मतलब भारत के हर नागरिक के ऊपर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। ठीक है ना, भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। पहले समान नागरिक संहिता की परिभाषा समझ लीजिए क्या होता है। समान नागरिक संहिता की परिभाषा समझ लीजिए क्या होता है। ये समान नागरिक संहिता की परिभाषा ये होता है कि व्यक्तिगत कानूनों को तार्किक, लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित बनाने तार्किक, लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित बनाने तथा देश के सभी समुदायों के लिए एक जैसे कानून निर्मित करने के प्रयास को ही समान नागरिक संहिता कहते हैं। नागरिक संहिता कहते हैं। मतलब ये कह रहा है व्यक्तिगत जो कानून होते हैं, जो व्यक्तिगत कानून मतलब जैसे मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता हो गया, इसमें तलाक या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ,
या जमीन से संबंधित विवाद हो गया, जो भी व्यक्तिगत कानून होते हैं उनको तार्किक बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित बनाने, मतलब जितने भी जो व्यक्तिगत कानून होते हैं उनको तार्किक बनाना, लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों पर आधारित बनाने तथा देश के सभी समुदाय के लिए, देश के सभी समुदाय मतलब हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सभी के लिए एक जैसे कानून निर्मित करने के प्रयास को ही समान नागरिक संहिता कहते हैं। एक जैसे कानून निर्मित करने के प्रयास को ही समान नागरिक संहिता कहते हैं। मतलब आप सिंपल में ये समझ लीजिए, ये यूसीसी की बात करता है। यूसीसी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात करता है। संहिता क्या होते हैं? ये संहिता क्या होता है? संहिता जो होता है कानूनों का या नियमों का समुच्चय होता है। संहिता जो है कानून का समुच्चय होता है, कानून का समुच्चय होता है। संहिता क्या होता है? कानून का समुच्चय होता है। कानून क्या होता है? कानून मानवीय आचरणों को निर्धारित करने वाले नियम होते हैं। कानून क्या होते हैं? मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले नियम होते हैं। समान नागरिक संहिता, संहिता क्या होता है? कानून का समुच्चय होता है। संहिता जो होता है कानून का समुच्चय होता है। कानून क्या होते हैं? मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले नियम होते हैं। इनके उल्लंघन की स्थिति में क्या होगा? दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान। उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान। कानून कितने प्रकार के होते हैं? कानून जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपराधिक, एक होता है आपराधिक, एक होता है दीवानी या नागरिक कानून जिसको कहते हैं। कानून दो प्रकार का होता है, एक आपराधिक कानून होता है, दीवानी या नागरिक कानून होता है। आपराधिक कानून जो होता है ऐसे कार्यों को रोकता है जो दूसरों के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। जो आपराधिक कानून होता है किसे रोकता है? दूसरों के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, उसे रोकता है। आपराधिक कानून किसे रोकता है? जो दूसरों के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। जबकि दीवानिक या नागरिक जो कानून होता है परस्पर संबंधों का निर्धारण करता है, परस्पर संबंधों का निर्धारण करता है, संबंधों का निर्धारण करता है। जो दीवानी या नागरिक कानून होता है परस्पर संबंधों का निर्धारण करता है, बाप या बेटे के संबंध का निर्धारण करता है, किसी जमीन या संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम का निर्धारण करता है। उसके बाद मान लीजिए पति और पत्नी के संबंधों का निर्धारण करता है, ठीक है ना, ये चीज होता है ये, ठीक है। अब एक सिंपल में चीज समझिएगा, इसको मिटाते हैं पहले। एक सिंपल चीज ये कहता है आर्टिकल 44 में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत यदि आप अपने पत्नी या बीवी का या बच्चे का माता पिता का यदि परित्याग करते हैं, यदि आप अपने पत्नी को छोड़ते हैं या बच्चे को छोड़ते हैं या माता पिता को छोड़ते हैं या बीवी को छोड़ते हैं, तो उसकी स्थिति में आपको उनके भरण पोषण की
उनका भरण पोषण का मतलब, अगर अपने पत्नी को, बीवी को, बच्चे को या माता पिता का परित्याग करते हैं तो उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, उनका भरण पोषण आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं 1987 में क्या हुआ, ये सभी वर्ग के लोगों पर लागू था, ये सभी धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने पत्नी का, बच्चे का, माता पिता का परित्याग करता है, उनको छोड़ता है, तो उसके भरण पोषण, पालन पोषण का पूरा व्यवस्था उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सभी धर्मों के लिए था। लेकिन 1987 ईस्वी में केंद्र सरकार ने क्या किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, मतलब मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और माता पिता पर ये चीज क्या कर दिया गया, 125 ये जो सीआरपीसी की धारा है, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब मुस्लिम महिलाओं को अगर आप छोड़ते हैं, मतलब कोई भी मुस्लिम हस्बैंड है अपनी पत्नी को, बीवी को, बच्चे का अगर परित्याग करता है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको भरण पोषण का वो किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर दावा ठोका जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।